नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11 12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग ललकार सीरीज में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं भाई। अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हो 10 नंबर तुम्हारे बेटा फॉर श्योर गारंटीड हैं। यहां से इन दोनों चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 5 और एक 5 मार्क का सवाल आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाली यूनिट। और एक ही लेक्चर देख के नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर तुम ये 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इतना ही इंपॉर्टेंट ललकार सीरीज का हर एक लेक्चर है। आई होप तुम लोग इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे। और तुम्हारे गगन सर ने बताया है अगर तुमको मैथ्स में फोड़ना है तो देखो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ललकार सीरीज में पीवाईक्यूज तुमको मैं करा दे रहा हूं। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना बेटा। सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ लगा लेनी है। तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ, यानी कि अगर तुम ये 500 सवाल लगा के चले जाते हो ललकार सीरीज के साथ, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब अगर तुम कर जाते हो तो इट्स मोर देन एनफ और तुम लोग 80 आउट ऑफ 80 लाने के लायक हो जाओगे। चलो पहले सवाल से चालू करते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार है बेटा। हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव सवाल तुमको दिखेगा और लास्ट 10 साल के सवाल तुमको कवर होते हुए दिखाई देंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, देन x इज इक्वल टू, पता यार हुआ क्या? अभी इतना बुरा हुआ, मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसको, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई लेकिन मैं वहां पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। 40 मिनट की रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई मेरी। चलो तो सबसे पहले बेटा बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहला सवाल है तो थोड़ा आराम आराम से करते हैं ताकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, x 0 1 1। अब आपको पता है दो मैट्रिसेस है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दिस विद दिस। तो आपको सबसे पहले तो 2x2 मैट्रिक्स मिलेगा। तो x0 को x1 के साथ लेना पड़ेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0। तो ये x स्क्वायर प्लस 0 यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x0 को 0 1 के साथ लेना पड़ेगा मुन्ना, तो ये हो जाएगा 0 और फिर 0। 1 1 को x1 के साथ लोगे तो बेटा यहां पर x प्लस 1 मिलेगा और यहां पर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1 मिलेगा। अब इसको अपने को किससे कंपेयर करना है बेटा? a से कंपेयर करना है, यानी कि 1 0 2 1। जब आप इसको कंपेयर करोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो x स्क्वायर आपको दिखेगा 1 के बराबर और x प्लस 1 दिखेगा आपको 2 के बराबर। x की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ये नहीं कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 देखी और फटाफट से मार दिया यहां पर। बेटा यहां पे देखो x की प्लस 1 वैल्यू ही सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x का आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू वुड बी 1 एंड c इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे ये सवाल है। और देखो ये सवाल तुमको थोड़ा सा उस वाली फॉर्मेशन का लग रहा है, a x इज इक्वल टू b, मैट्रिक्स मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस वाला टाइप का कुछ लग रहा है। तो तुमको पता है यार यहाँ पे अगर तुम नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 गोज विद एक्स वाई जेड। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दिस विल बी इक्वल टू 6। फिर 0 1 1 को इसके साथ लोगे तो ये 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। और फिर यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू अगर 2 है, सेकेंड वाली इक्वेशन में देखोगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। y प्लस जेड तुम्हारा 3 है तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x y और z की वैल्यू तुमको मिल चुकी है। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 माइनस 2 तुम्हारा आंसर होगा। दैट इज 7 माइनस 2 5 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये सारे के सवाल है बेटा, देखो 2023 के सवाल है, रीसेंट सवाल है, दोबारा सारे के सारे रिपीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं तुमको। a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3a। बहुत ही सिंपल सवाल है। आइडेंटिटी लगाओगे, आइडेंटिटी लगाओगे तो यहां पर बेटा तुमको मिलेगा आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ai माइनस 3a। आई स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? आई के बराबर। ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है ए के बराबर। 2ai वुड बी इक्वल टू 2a एंड देन माइनस 3a है। खत्म हो जाएंगे क्या ये मिलके? बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को। तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। ओ हो, बड़ा ही लाजवाब सवाल है भाई, है ना। और ऐसे सवाल बेटा बहुत पूछे जा रहे हैं जहां पर वो चेक कर रहा है कि आपको पता भी है वो कंडीशनिंग की यार मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होती है, एडिशन डिफाइन कब होता है। तो देखो इस वाले सवाल को थोड़ा आराम से पढ़ो।
ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2/3, ठीक है, बी का ऑर्डर है आपका 3/2 और सी का ऑर्डर है आपका 3/3। आपको कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूं। अगर कोई से भी दो मैट्रिसेस, ठीक है, ए और बी नहीं लेते वरना आप वही वाला ऑर्डर पकड़ लोगे, कोई से भी दो मैट्रिसेस मान लो 1 और 2 का आपका मल्टीप्लीकेशन होना है, और अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना है तो इसका ऑर्डर कुछ इस टाइप का होना चाहिए m/n, और इसका ऑर्डर होना चाहिए n/c टाइप का। ये जो दोनों संख्याएं हैं ये इक्वल होनी चाहिए, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो यहां पर आपको सेम नंबर दिखना चाहिए, तब आपकी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होती है, और जो आपका रिजल्ट आता है वो पहला और चौथा नंबर देता है। तो यहां पर आपको एक m/c ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। एडिशन के लिए क्या रूल है बेटा? एडिशन के लिए ये रूल है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बस इन दोनों चीजों को हम लोग यूज करेंगे इस सवाल के अंदर। ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं बेटा, ठीक है। डी से चालू करते हैं, चलो यहां से चालू करते हैं। सी मल्टीप्लाइड बाय बी, क्या ये डिफाइन है? 3/3 3/2 बिल्कुल डिफाइंड है बेटा, ठीक है। और यहां से आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा? 3/3 और 3/2, तो यहां से आपको मिलेगा 3/2 का मैट्रिक्स। और इसमें क्या ऐड करना है? ए ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो क्या ये अलाउड है? हाँ, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसको दे दी तुमने ग्रीन झंडी। अब आ जाओ ऑप्शन सी पे, बी और ए। बी और ए 3/2 2/3 मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, 2 2 बिल्कुल। और आंसर क्या आएगा? 3/3 का मैट्रिक्स। तो यहां से तुमको 3/3 मिला, और सी के साथ मल्टीप्लाई करना जो अगेन 3/3 है, तुम्हारी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। अब आ जाओ बी के पास। सी है, फिर ब्रैकेट में है ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखते हैं। 2/3 प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये चीज डिफाइन हो गई, सेम ऑर्डर। और फिर 2/3 और फिर 2/3, ऐसे दो मैट्रिसेस को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या होगा? 2/3। इसका ट्रांसपोज मारोगे तो 3/2 मिलेगा। तो सी के आगे कोई 2/3 मैट्रिक्स रखना अलाउड है मल्टीप्लीकेशन में। सी का ऑर्डर है 3/3। ए प्लस बी, नहीं यहां पर हमने उल्टा कर दिया ना, इसको उल्टा करो, 3/2 हो जाएगा ये। तो देखो यहां पर अब ये डिफाइंड है, मैं दोबारा से सिखा देता हूं। ब्रैकेट वाली चीज को देखना, ए प्लस बी ट्रांसपोज है, ठीक है, ए प्लस बी ट्रांसपोज है। ए ये रहा, बी ट्रांसपोज का 2/3, 2/3 प्लस 2/3, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हो जाएगी 2/3, लेकिन ट्रांसपोज है। तो फाइनली सी के आगे 3/2 का मैट्रिक्स खड़ा होगा, और बोलेगा कि भाई अब बता मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है या नहीं है। तो ये 3/3 है, 3/2 है, बिल्कुल डिफाइंड है, ग्रीन सिग्नल। मतलब आंसर तुम्हारा ए होने वाला है। लेकिन यहां पर एक बार चेक करवा देते हैं। तो देखो सी के आगे क्या है बेटा? ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज का जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो 2/3 आएगा, और यहां पे 3/3 खड़ा है। सहमति नहीं बन रही है, हेंस दिस इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट आंसर इज ए। बहुत प्यार से करवाया है, क्योंकि ऐसे सवाल बेटा रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता तो यहाँ पे ना ए ऑप्शन से चालू करके सीधा बता सकता था ये आंसर होगा, बाकी खुद से चेक कर लो। लेकिन मैंने तुमको तसल्ली से सारे ऑप्शन चेक करवाए हैं, ताकि ऐसा सवाल आए तो अब तुमको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे करना होता। ए मैट्रिक्स दिया हुआ, और ये बेटा हाइयर पावर्स में बात गई हुई है। मैंने तुमको हमेशा बोला है जब भी मैट्रिक्स का सवाल और हाइयर पावर्स में बात जाए तो कुछ ना पैटर्न आएगा, कुछ ना सिंपल चीज आएगी वहां पर। तो बेटा तुम लोग जब यहाँ पे ए स्क्वायर निकालोगे ना, तो तुमको वो ए के बराबर दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न दिख गया। अब तुम ए क्यूब पे जाओगे तो वो किसके बराबर दिखेगा? ए स्क्वायर, यानी कि अगेन ए के बराबर दिखेगा, ठीक है। ए की पावर 4 पे जाओगे तो वो ए क्यूब के बराबर दिखेगा। ए की पावर 5 पे जाओगे वो ए की पावर 4 पे, और सारे के सारे रिड्यूस हो सकते हैं। तो अब देखो ए की पावर 5 माइनस ए की पावर 4, क्या ये एक दूसरे को खा नहीं जाएंगे? बोलो। ए की पावर 3 माइनस में है और ए की पावर 2 है प्लस में, क्या ये एक दूसरे को खा नहीं जाएंगे? तो खाते खाते फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, और आंसर क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं, ठेंगा मिलेगा तुमको। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है। ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। सबसे पहले अगर आपको ये चीज दिख रही है तो आपको समझ आना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है?
जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मतलब x शुड बी इक्वल टू y, है ना। अगर आपको ये नहीं भी स्ट्राइक करता तो आप इसका ट्रांसपोज करिए और देखिए कि यार इक्वालिटी वाला साइन कब होल्ड करेगा, वहां से आपको दिख जाएगा x शुड बी इक्वल टू y। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, बहुत ही लाजवाब सवाल है भाई। ऐसे टाइप का सवाल अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ गया और तुमने गगन सीरीज की ललकार सीरीज, गगन सर की ललकार सीरीज नहीं देखी है, तो बेटा ये सवाल एग्जाम में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुमको बता रहा हूं, अगर ऐसा सवाल कभी भी आता है जहां पे ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रखा है और तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो तुम लोग ट्रांसपोज मार दिया करो, ठीक है। P is a 3x3 matrix such that P transpose is equal to this, where this is the transpose of P। तो आपको P और I में रिलेशन बताना है, सिर्फ एक रिलेशन दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज मार दो। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और यहां पर बेटा A प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, है ना। तो 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज। अब देखो यहां पर 2 जो है, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। मैट्रिक्स में जो कॉमन नंबर होता है अंदर मल्टीप्लाई, उसको आप बाहर निकाल सकते हो ना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P ट्रांसपोज। अब I का ट्रांसपोज करोगे तो I मिलेगा बेटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि P। तो अब देखो एक चीज ये है, एक चीज ये है, यहां पे अब दो तरीके हैं, या तो एक काम करो P ट्रांसपोज की यहां से वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, P विल बी इक्वल टू 2 ऑफ दिस, यानी कि 4P प्लस 2I प्लस I, ठीक है। यहां पे लेके जाओगे बेटा इसको, तो आपको 3P प्लस 3I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहां से आपको दिखेगा P प्लस I इज इक्वल टू 0, सो P विल बी इक्वल टू माइनस I। या फिर एक दूसरा तरीका भी है बेटा, अगर तुम इन दोनों को गौर से देख रहे हो तो तुमको दिख रहा है कि P और P ट्रांसवर्स बोल रहा हूं, P ट्रांसपोज एक दूसरे की जगह है, मतलब इनको एक दूसरे की जगह पटका जा सकता है, मतलब P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज है। अगर P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज है तो यहां से देख के बताओ, P ट्रांसपोज एक P को खा जाएगा, तो राइट हैंड साइड में यही तो बचेगा डायरेक्टली। तो अगर तुम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो तो तुम आंसर तक थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओगे, फिर तुमको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज P, तो तुमको दिख रहा है ना P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, तो जो ये P है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी सवाल यहां पर पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। A मैट्रिक्स तुम्हारा ये रहा और A प्लस A ट्रांसपोज तुमको दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब बेटा देखो, अगर तुम A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। तुमको पता है ट्रांसपोज करने पे ना डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं अपनी पोजीशंस। तो कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, यहां पर भी कॉस की जगह, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 गुना हो जाएगा। ट्रांसपोज में साइन की जगह माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन की जगह साइन आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस खा जाएंगे एक दूसरे को, तो यहां पे 0 यहां पर 0, और ये दिया हुआ है I के बराबर, यानी कि 1 0 0 1। अगर आप यहां पर इक्वेट करते हो तो आपको 2 cos अल्फा 1 दिख रहा है, यानी कि cos अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2 के बराबर। ये कब होता है बेटा, 60 डिग्री, यानी कि π/3। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, एक बारी यहां पर बहुत ही उम्दा सवाल है बेटा, मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन सिली मिस्टेक बहुत बच्चों से कराएगा। तो आप लोग एक बारी ट्राई करिए सर के कहने पे, ये वाला सवाल यहाँ पे ना पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूअस वे में सॉल्व कर रहा हूं। तुम लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर सर के आंसर से मैच करना, देखते हैं कितने बच्चे इसमें सिली एरर करेंगे। तो गिवन दैट मैट्रिक्स A एंड B आर ऑफ ऑर्डर 3/n, तो बेटा A का ऑर्डर है 3/n और B का ऑर्डर है m/5, और आपको बोला गया है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C विच इज डिफाइंड एज दिस 5A प्लस 3B। सबसे पहले बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो क्या ऑर्डर चेंज हो जाता है? नहीं। तो 5A का ऑर्डर वही रहेगा जो A का है, 3B का ऑर्डर वही रहेगा जो B का है, और अगर इन दोनों को ऐड करने का है और एक मैट्रिक्स डिफाइन भी किया जा रहा है, मतलब ये एडिशन पॉसिबल होगी। एडिशन कब पॉसिबल होगी भाई? जब ये ऑर्डर सेम होंगे। अब ऑर्डर क्या होगा? पहले वाला इंसान आपको यहां से दिख रहा है, दूसरे वाला इंसान आपको यहां से दिख रहा है,
हेंस द ऑर्डर शुड बी 3/5। एंड क्या m और n को बराबर होना चाहिए? बेटा यहाँ पर फालतू के लिए मल्टीप्लीकेशन मत घुसा देना। बहुत से बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन घुसा के ऑप्शन में देखेंगे m इज इक्वल टू n और फटाफट मार देंगे। बेटा m n क्यों बराबर होंगे? n की वैल्यू 5 आएगी, m की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन बी। बहुत बच्चों ने सीरियल करा होगा, मैं लिखवा के दे रहा हूं। A, B are non-singular square matrices of the same order, then A, B inverse का inverse। सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है बेटा। पहले तुमको रिकॉल करवा देता हूं, तुमने ऐसी चीज पढ़ी होगी, A, B का इनवर्स हो या फिर A, B का ट्रांसपोज हो, ये बैकएंड से खुलते हैं, मतलब B इनवर्स A इनवर्स, दिस थिंग विल बी रिटन एज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। याद रखना बेटा, ठीक है, रिवाइज करा दिया। बस यही चीज यहां पे अब अपने को लगानी है, का इनवर्स। तो बैकएंड से खुलेंगे, मतलब बी इनवर्स का इनवर्स होगा सबसे पहले, और फिर ए का इनवर्स। बी इनवर्स का इनवर्स यानी कि बी, सो द आंसर वुड बी बी ए इनवर्स, विच इज इन ऑप्शन सी। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, 2023 में आया हुआ सवाल है। देखो, सिंपल तुम्हारा डिटर्मिनेंट का सवाल है। डिटर्मिनेंट तुमको सॉल्व करना और अल्फा की वैल्यू बतानी है। इसमें मुझे लगता नहीं है ज्यादा बच्चे फंसेंगे। तो अल्फा टाइम्स -2, ठीक है, और फिर आ जाएगा -3 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स 4 - 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा -2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा को क्या रखना पड़ेगा बेटा? 4 रखना पड़ेगा। हेंस द आंसर इज डी। सिंपल था। अगला सवाल है, हाँ जी, यहां पर हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये प्रॉपर्टी ना पता हो, तो आपको एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे सीखने को मिलेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सवाल आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में भी। अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो तो आप ये जो पावर है ना, इसको बाहर लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको जो a क्यूब का डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये कुछ नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट a के क्यूब के बराबर है। तो यहां से आपको डिटर्मिनेंट a किसके बराबर मिलेगा? 3 के बराबर। फटाफट से डिटर्मिनेंट a बताओ किसके बराबर है? आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 3। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-√7 विच इज इन ऑप्शन। चलो बेटा, पानी पी रहा हूं थोड़ा सा, इस वाले सवाल को करो। तो पॉल्यूशन ने ना हालत खराब कर रखी है। है करें। ओहो, बड़ा बड़ा लाजवाब सवाल है बेटा। बहुत से बच्चों के लिए ये नए टाइप का सवाल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। इसलिए बोल रहा हूँ, ललकार सीरीज और सुपर 500 के क्वेश्चंस जो हैं, इनमें जो कलेक्शन है, कंपाइल्ड कलेक्शन है, अगर आप सिर्फ इतने सवाल भी बना जाते हो ना, ये इतने सिलेक्टेड सवाल है कि यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a। तो आपको डिटर्मिनेंट a तक पहुंचना है। एक बात बताओ, जो गिवन रिलेशन है वो ये है, यहां से मेरे को डिटर्मिनेंट a तक पहुंचना है। दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ऐसा कुछ दिखेगा। ये वाली चीज मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताई है, जो आप ये पावर है ना, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। यहां पर एक नई चीज सीखो, आपको पता भी होगी ऑलरेडी, रिवाइज कर लो। जब यहां पर ये जो 3 है, ये जो कांस्टेंट है a के आगे, अगर ये डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद है और आपको इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो ये उतनी बारी बाहर निकलेगा जितना आपका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। तो यहां पर 3 को 3 बारी बाहर निकलना पड़ेगा। इसका जनरल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, वेयर ए इज ऑफ ऑर्डर n, ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n, तो यहां पर k जो है वो n टाइम्स बाहर निकलेगा, मतलब k टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। सो यहां पर ऑर्डर मेरे को 3 दिया हुआ है, तो 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। अब ध्यान से देखना बेटा,
यहां से आप लोगों को एक बढ़िया सी इक्वेशन मिलेगी, माइनस दिस। डिटर्मिनेंट ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर डिटर्मिनेंट ए -27 मिलेगा। दो केसेस पॉसिबल है, या तो डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए या तो 27 के बराबर हो जाए, और इसलिए ये चीज लिखी हुई है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए कांट बी इक्वल टू 0। तो मतलब इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, 27 के बराबर। चलो भाई, अगला सवाल तुम लोगों के सामने है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल तुमको देखने को मिलेंगे कि कुछ दे देगा, फिर डिटर्मिनेंट बताओ इसका, इसका बताओ, घुमा फिरा के ये सारे सवाल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड नहीं आएंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ए आपको 5 दिया हुआ है, तो आपको 2A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बताना है बेटा। देखो, अभी आपको सर ने बताया अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट मौजूद है तो उसको बाहर निकालो ऑर्डर के हिसाब से। अब देखो यार, जो ए का ऑर्डर होगा वही तो ए ट्रांसपोज का भी ऑर्डर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 बारी बाहर आएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 टाइम्स दिस। अब तुमको ये बात भी पता होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए के बराबर होता है, तो दिस इज इक्वल टू 8 times determinant of A, which is 5. So 8 times 5 is 40. Hence the answer is D. Oh, again very उम्दा सवाल, very important सवाल। ध्यान से सुनना, इस सवाल को आप लोग बेटा स्टेटमेंट की तरह अपने दिमाग में रखना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसकी जनरल स्टेटमेंट भी क्या है। इफ A is a skew symmetric matrix of order 3, then the value of determinant A is, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये एजर्शन रीजन में भी आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा 0। मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं इस वाले सवाल को प्रूफ कैसे करते हैं, या फिर क्या सिग्निफिकेंस है इस सवाल की। अगर आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर छोड़ दो, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लू, सॉरी दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लू, ये माइनस साइन बाहर मत रख देना, डिटर्मिनेंट के अंदर डलेगा ये भी, ठीक है। तो अब ये जो माइनस साइन है, ये -1 इंटू टाइम्स -1 टाइम्स ही तो ये है। और आपको अभी सिखाया है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिटर्मिनेंट के बाहर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर को देख के। तो यहां से जो -1 है वो 3 बारी बाहर आएगा, मतलब -1 का क्यूब टाइम्स दिस। ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के बराबर ही होगा, डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही होगा, और यहां से माइनस डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, हेंस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता, 0 पे आप टिक मारते आगे बढ़ जाते, लेकिन ये सवाल इससे ज्यादा अहमियत रखता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर ऑड हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, यानी कि सिर्फ ये ऑर्डर 3 के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। सो प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, मेंटल नोट बना लो, लिख लो, एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order will have determinant is equal to 0। कैसे सर? बेटा एक बात बताओ, जब ये माइनस तुम लोग आगे लगाओगे यहां पर और माइनस को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ऑर्डर की तरफ जाओगे, अगर ऑर्डर मेरा ऑड होगा तो ये -1 की पावर ऑड की तरह निकलेगा बाहर हमेशा। -1 की पावर ऑड हमेशा तुमको -1 देगी, तो हमेशा तुम्हारी ये वाली कंडीशन आके खड़ी हो जाएगी हर एक ऑड ऑर्डर वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो आंसर तुम्हारा हमेशा यही आएगा, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। यही सवाल बेटा तुम्हारा वो एजर्शन रीजन में बना देगा, ये चीज लिख देगा और ऐसे एक्सप्लेन कर देगा और बोलेगा कि बताओ भाई यहां पर क्या तुम देख पा रहे हो, ठीक है। ए तुम्हारा 3/3 का मैट्रिक्स है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। तो आपको बेटा अगेन अब ये वाला सवाल तो आपके ऐसे बाएं हाथ पे है, 3 को बाहर निकालोगे 3 बारी तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, जो कि 8 दिया हुआ है, तो 27 इंटू 8 मेरा आंसर होगा।
अब 7 इंटू 8 56 होता है, तो मेरी जो यूनिट डिजिट है वो 6 होनी चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रही है, हेंस द आंसर विल बी डी। इसको यूनिट डिजिट का फंडा बोलते हैं, मैंने तुमको 10वीं में बहुत सिखाए हैं ये सब फंडे, है ना। हाँ जी, यहां पर बेटा एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा तुम्हारा। अगर तुमको 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और तुमको एडजॉइंट निकालना है डायरेक्टली, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो तुम इस शॉर्ट ट्रिक को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका इनवर्स निकालना है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट, है ना। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लेता हूं, इसको बोल देता हूं कि तेरा नाम ए है, तो सबसे पहले मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, 2x2 में। ध्यान रखना, मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है इनको स्विच कर दो, मतलब डी को ए की जगह, ए को डी की जगह, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनका साइन चेंज कर दो, सी की जगह माइनस सी, बी की जगह माइनस बी। बात दिमाग में बैठ गई, बस इसी चीज को अब हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका एडजॉइंट बताओ कि क्या होगा। इसका एडजॉइंट होगा, डायगोनल एलिमेंट्स स्विच कर दो, -5 -4, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, -7 -3। इनवर्स निकालने का है, डिवाइडेड बाय इसका डिटरमिनेंट, 20 -21, -1 आएगा इसका डिटरमिनेंट, माइनस साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 7 4, 5 3 7 4, 5 3 7 4 इज एन ऑप्शन बी। चलो भाई अगला सवाल, अगेन मजेदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ये सारे के सारे सवाल तुम्हारे ना बेसिक्स को बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं, इसलिए जो अभी रिसेंट सीबीएसई का पैटर्न है ना वो बहुत पसंद है मुझे। तो भाई ये फालतू का जो पहले रटे रटाए और ऐसे जो घिसे पिटे सवाल आते थे ना, वैसे सवाल नहीं आते हैं अब। एक्चुअली कॉन्सेप्ट चेक करे जाते हैं कि हाँ यार बच्चा थोड़ा सा भी सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, या फिर ये हर सवाल, हर चैप्टर के 20 सवाल रटकर आ गया है और बस उस 20 में से इसको सवाल दिख जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। तो बेटा वैसे काम नहीं चलेगा। ए मैट्रिक्स आपका ये रहा, जो कि एडजॉइंट है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, तो मतलब ये चीज दी हुई है दैट ए इज एडजॉइंट ऑफ बी, और आपको बी इनवर्स निकालना है बेटा। एक बात बताओ, बी इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मतलब जो बी इनवर्स होगा वो ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। सारा का सारा गेम है डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने का, कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकाले। तो बेटा देखो, गिवन चीज को यूज करो उसी तरीके से जहां तक पहुंचना है, दोनों साइड पे ले लो डिटरमिनेंट। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट टू दी पावर n-1, है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, याद है आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी टू दी पावर n-1। ऑर्डर क्या है भाई, 3/3 है। जब ए का ऑर्डर ये है तो एडजॉइंट ऑफ बी का ऑर्डर ये होगा, एडजॉइंट ऑफ बी का ऑर्डर ये है तो बी का ऑर्डर भी 3/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 1 2 आएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या मेरे को कोई ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बहुत आसान है निकालना। तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा 1, और फिर ये हो जाएगा -6, फिर ये हो जाएगा +2, और यहां पर हो जाएगा 0 -12, और फिर आएगा +4 4 और 4 8। ठीक है, तो -6 -24 -30 +32 प्लस का 2। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए आ रहा है +2, यानी कि ये 2 के बराबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, ±√2। बस आपका आंसर आ गया। तो बी इनवर्स किसके बराबर होगा, ए अपॉन +√2। ढूंढ लो भाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है। ओ हो अगेन वेरी वेरी लाजवाब, वेरी वेरी चुम्मेश्वरी सवाल। भाई देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है, फिर इनवर्स दिया हुआ है, और इससे इक्वेट करके दिया हुआ है। सबसे पहले इस वाले इंसान को देखो, ठीक है, इस वाले इंसान को देखो, इसका आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट।
इसका अगर मैं बोलूं कि एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया ना 2/2 का, डायरेक्टली स्विच देम एंड चेंज देयर साइंस। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1 माइनस ऑफ माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो इसको जब आप sec स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो मतलब cos स्क्वायर थीटा से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मतलब ये जो सेकंड वाली चीज है वो इसमें कन्वर्ट हो गई। और आपको अब देखो, अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, यहां पे आपका पहला वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा और 1। ठीक है, इस cos स्क्वायर को अंदर डालना है अपन ने। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा tan थीटा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा tan थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर को मैंने अंदर डाल दिया। अब इनका आपको प्रोडक्ट करना है, तो फटाफट से देख लो किसके बराबर, 1 माइनस tan को इसके साथ लोगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर बड़ी लंबी लंबी टर्म्स आएंगी। cos स्क्वायर थीटा और फिर माइनस cos स्क्वायर tan स्क्वायर। तो यहां पर आएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan को अब इसके साथ लोगे तो ये आएगा बेटा आपके पास माइनस cos स्क्वायर tan थीटा और माइनस cos स्क्वायर tan थीटा। तो यहाँ पे -2 cos स्क्वायर tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पैरेलली अपनी कैलकुलेशन जारी रखना। हाँ, अब देखना बेटा, यहाँ पर tan थीटा 1 है और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा है। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा tan थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा tan थीटा। ठीक है, और फिर tan थीटा को इसके साथ लोगे तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहां पर बेटा आपको ये वाली चीज मिलेगी जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा tan थीटा। अब देखो कंपेयर किससे करना है, a माइनस बी बी ए, ऐसे टाइप का दिख रहा है, ए सेम है, और यहाँ पर इन दोनों में माइनस का साइन का डिफरेंस है। अब देखो इस वाली चीज को पकड़ो जरा, अगर आप यहां से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो तो अंदर आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। बोलो है ना, सिंप्लीफाई करोगे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ये cos 2 थीटा के बराबर है और कुछ नहीं। और जो ये वाली चीज है 2 cos स्क्वायर tan थीटा, इसको साइन बाय cos लिखोगे तो एक cos को एक cos ले जाएगा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि जो ये वाली चीज है दोस्त ये साइन 2 थीटा के बराबर है। cos 2 थीटा हो गया आपका ए के बराबर, साइन 2 थीटा हो गया आपका बी के बराबर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ रहे हो, बढ़िया सवाल था बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना भारी सवाल पूछा हुआ है। चलो ए मैट्रिक्स आपका ये रहा, तो आपको अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताना है। ऑलरेडी वाली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर ये किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ए, ऑर्डर देखो 1 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ऐसे का डिटरमिनेंट तो आपको पता है बेटा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, -8, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो -8 का स्क्वायर 64 मेरा आंसर आएगा। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हूबहू उस टाइप का सवाल आपके अभी जो 2024-25 का सैंपल पेपर था उसमें मेंशन किया गया है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज 10i। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, थ्योरम है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे गिवन चीज से तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि डिटरमिनेंट ए आपको 10 दिया हुआ, और आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है दोस्त। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए टू द पावर 3 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मेरा आंसर। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने। यहां तक ना मैं रिकॉर्ड कर चुका था और फिर मैंने रियलाइज किया कि यार रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं है, तो इतना दिमाग खराब हुआ ना। चलो अब थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं,
इस वाले सवाल को खुद बनाओ, पानी पी लेता हूँ यार। 35 मिनट्स की, हाँ पिछली बारी भी ऐसे ही 35-40 मिनट की रिकॉर्डिंग खराब हुई थी। If A is a square matrix of order 3 और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, तो A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपसे पूछा है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यार इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है और आपको -3 दिया हुआ है, तो -3 इंटू -3 यानी कि 9 मेरा उत्तर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। गिवन दैट, अगेन देखो सेम टाइप का सवाल है, एक बार ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं। गिवन दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे इक्वेशन बनी थी, याद है आपको। तो यहां पर आपको डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है, तो जो गिवन चीज है उसमें डिटर्मिनेंट डालो। अगर आप यहां पर डिटर्मिनेंट लेते हो दोनों साइड्स पे तो कुछ ऐसा दिखेगा। पावर को बाहर निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा ऐसा। यहां पे इस नंबर को बाहर निकालोगे तो ऑर्डर का ध्यान रखोगे। ऑर्डर क्या है? 3, तो 2 3 बारी बाहर निकलेगा, मतलब 8 टाइम्स दिस। तो अब आपको पता है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहां पर सबसे पहले जब आप इक्वेशन बनाओगे तो डिटर्मिनेंट ए एक तो 0 दिखेगा और एक दिखेगा 8 के बराबर। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते एज पर द क्वेश्चन, तो यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 के बराबर। अब आपको बताना क्या है बेटा? 2a का डिटर्मिनेंट बताना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 टाइम्स 8। 2 को 3 बारी बाहर निकालोगे ना, तो 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट a, यानी कि 8 टाइम्स 8 64 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगेन एकदम प्रॉपर्टी जो आपकी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में उसी पे ही सवाल बना दिया ऑब्जेक्टिव। गिवन दैट ए मैट्रिक्स इज लाइक दिस ऑफ ऑर्डर 3x3 और आपका डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है बेटा -7 के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट ai2, और ये कैपिटल ai2 वेयर i गोज फ्रॉम 1 to 3, वेयर कैपिटल दिस डिनोट्स द कोफैक्टर। तो बेटा मतलब ये और कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसा है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि अगर आप कोई से भी रो या कॉलम के एलिमेंट उठाते हैं और उसको उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपको डिटर्मिनेंट मिलता है उस मैट्रिक्स का। तो इसका आंसर क्या होगा? -7। सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यहीं पे एक और भी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स उठाते हैं और उसको किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये भी याद रखो। फॉर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज वुड बी, यार कितना कितना मतलब डायरेक्टली आपको पता है एडजॉइंट निकाल देंगे सर यहां से बढ़िया से, है ना। बोलो भूल तो नहीं गए? जैसे वो भूल गई थी तुम्हें वैसे ही तुम भी कहीं भूल गए उसको भाई, सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो है ना, भूलना नहीं है भाई, इंसानों को भूल जाना, कॉन्सेप्ट्स को मत भूलना। कॉन्सेप्ट्स साथ देंगे तुम्हारा एंड तक। इंसान साथ छोड़ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। इसका फटाफट से एडजॉइंट निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, स्विच देम अप, चेंज द साइन। इसका ट्रांसपोज मारने का है। 7 -5 11 2, ये तुम्हारा आंसर होगा, देख लो। 7 11 -5 2, 7 11 -5 2 इज इन ऑप्शन सी। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, पेश कर दिया। ना 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 ना। A and B are symmetric matrices of the same order। बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, ऐसा सवाल तुमने पहले बनाया भी होगा, तुमको पता है ऐसे सवाल में क्या करते हैं। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग ट्रांसपोज मारते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम हर एक ऑप्शन में ट्रांसपोज मारना। जैसे मैं ऑप्शन सी उठा रहा हूं, यही कार्यक्रम तुमको हर ऑप्शन के साथ करना पड़ेगा। अगर तुम इसका ट्रांसपोज करते हो, अगर ये इसी के बराबर आ जाता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ये। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है ना। इतनी बात सबको क्लियर है? तो अगर मैं इसका अब ट्रांसपोज मारूंगा तो आप सबसे पहले a प्लस बी ट्रांसपोज का फंडा लगाओगे, तो ये ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा।
अभी मैंने बताया अगर कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन पे ट्रांसपोज हो तो बैक एंड से ओपन होती हैं चीजें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और ये आपको चीज गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक हैं, यानी कि ये चीज आपको गिवन है। तो फटाफट से बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बी ए प्लस ए बी। आपको पता है एडिशन मैट्रिक्स में भी क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, तो ये और कुछ नहीं ए बी प्लस बी ए के बराबर ही है। तो आपने ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करा और आप यहां तक पहुंच गए, मतलब ये जो अंदर आपका एक कंबाइंड मैट्रिक्स यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेंस द आंसर वुड बी सी। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे करो, और ऐसे सवाल मैंने अपने वन शॉट में भर भर के कराए हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, अगेन डायरेक्ट सवाल है बेटा, अगर कोई तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बेटा ये होता है तुम्हारा सिमेट्रिक और ये होता है तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आंसर इज बी। इफ ए इज इक्वल टू दिस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। कैसे, हाफ ऑफ दिस, जैसे मैंने अभी बताया, तुमको ऐड करते हो तो तुमको सिमेट्रिक मिलता है और सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुमको स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारी थ्योरम भी। अब यहां पे यही है, a विल बी इक्वल टू बी प्लस सी, जहां पर b तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, और तुम्हारा c क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है b, तो तुमको कुछ नहीं करना, इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड करना है। इसमें जब तुम इसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो सबसे पहले ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो b किसके बराबर आएगा, देखो, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज करना है, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, तो बेटा यहां पर 12 आएगा, यहां पर 4 हो जाएगा डबल, और यहां पर हो जाएगा 2। और जो तुम्हारे नॉन डायगोनल है वो स्विच हो जाते हैं, तो 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, जब ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा दोनों जगह। 9 की जगह 5 आएगा, 5 की जगह 9 आएगा, ऐड करोगे तो 9 प्लस 5, 5 प्लस 9, 14 यहां पर भी, 14 यहां पर भी। 7 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 7 हो जाएगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे 7 प्लस 3, यहाँ पे 3 प्लस 7, 10, 10, आधा कर दो तो 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 2, 5, 7, 5, 1, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरम, जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुई है और यहां भी यूज हुई है। If the matrix this is a symmetric matrix then the value of x, y and t respectively. Symmetric matrix का मतलब क्या है, ये लोग आपस में सहमति जाहिर करेंगे। तो आपका x हो गया बेटा 4 के बराबर, y हो गया आपका 2 के बराबर, और t हो गया आपका -3 के बराबर। 4, 2, -3, x, y, t। हाँ, तो आंसर हो जाएगा बेटा b, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट सवाल, इफ अ मैट्रिक्स ए इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वन शॉट में इसको कवर किया है अच्छे से। द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, सिमेट्रिक बोलता है कि भाई जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक बोलता है कि नहीं, उसमें साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब बेटा एक ऐसा नंबर जो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो सिर्फ 0 होता है, तो हर जगह आपको 0 प्लेस करना पड़ेगा, हेंस द आंसर इज दिस। आपके एनसीईआरटी लेवल का सवाल है भाई, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको ये ललकार सीरीज में दिख रहा है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 नंबर का सवाल आएगा वो इक्वेशन बेस्ड आएगा और 3 या 4 टाइप से पूछा जा सकता है। सारे के सारे आपको सवाल यहाँ पे मैं करवाऊंगा। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। ज्यादातर मेहनत हमने कर ली है, मुश्किल से 15-20 मिनट अब आपके मेरे को और चाहिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपका ये रहा, तो शो दैट दिस। तो आप इसको कैसे करोगे बेटा, आप यहां से ए स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, फिर आप लोग 5a निकालोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है कि यार ऑर्डर 3 का कैसा दिखता है, और आप लोग लिटरली बस इस इक्वेशन में पुट कर दोगे और आपको ये नल मैट्रिक्स के बराबर दिखेगा, तो आप बोल दोगे हेंस प्रूव्ड। अब आपको यहां से ए इनवर्स निकालने का है, तो बेटा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो जो चीज गिवन है ना इसी को ये यूज करेंगे। यहां पर आप प्री मल्टीप्लाई करो, किससे, ए इनवर्स से। अगर आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है, अब यहाँ पे ए इनवर्स ए स्क्वायर है तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, है ना, इनवर्स की डेफिनेशन से, तो आई इंटू ए मिलेगा यहां से, -5 ए इनवर्स इंटू ए आई प्लस 4 ए इनवर्स इंटू आई, तो यहां से मिलेगा मेरे को 4 ए इनवर्स। तो यहां से अब मैं ए इनवर्स बहुत इजीली निकाल सकता हूं। मेरा ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 5i माइनस ए दिस, बस ठीक है, यहां तक करेंगे सवाल, आपको पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ए इज दिस, डिटर्मिनेंट बी इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो यार, अगेन सिंपल टाइप का ही सवाल है, ऑर्डर आपको 3 दिया गया है, तो 3 को आप लोगों को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो 3 बारी बाहर आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, तो 27 इंटू 15 मेरा इसका आंसर होगा। 27 इंटू 15 का मतलब 270 प्लस 135, 405 मेरा आंसर, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा ये थोड़ा सा ना लुप्त सवाल है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पुराने टाइम का सवाल हो गया, ये बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला है कि ललकार में हर टाइप का सवाल लास्ट 10 साल में जो भी पूछा गया सब मिलेगा आपको। तो अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग, तो आप एक बात बताओ, अगर आप ऐसी कोई लाइन सोच लोगे कि मान लो ये आपका 0,3 है, ये आपका 1,1 है, मान लो इस लाइन पे कोई x,y पॉइंट भी लाई करता है, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे इन 3 पॉइंट से तो आपको 0 के बराबर दिखेगा, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है यार, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो x y 1 आपको पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड 1 1 1 0 3 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना, तुमको x और y में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, वही तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, हाँ जी, अब कुछ बच्चों के लिए ये वाला सवाल नया हो सकता है, लेकिन एकदम बेसिक लेवल का ही सवाल है, ये मत सोच के घबराना कि सर ये तो कोई नई चीज आ गई, जो जानते हो वही अप्लाई करना है। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर और डिटर्मिनेंट आपको ए का ये दिया हुआ है, तो आपको बोला है कि यार इसके बारे में बता। आपको ये चीज ऑलरेडी पता है ना, तो बस अब यहां ए की जगह आपने एडजॉइंट ऑफ ए तो गिरवा दिया है, तो एक काम करो ना, इसी फॉर्मूले में यहां पे आपको राइट हैंड साइड में ए दिखता था, एडजॉइंट ऑफ ए गिरा दो बस। किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बारे में तो आप जानते ही हो, यहां से दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो एक काम करो, फटाफट से मेरे को बताओ कि यहां पर ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब पावर 4, तो 5 की पावर 4 मेरा आंसर आएगा, विच इज 625। डन जी, बोलो जी, खत्म जी, बढ़िया जी, मजा आ गया जी। चलो हाँ जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऐसा सवाल आपके लिए जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा न्यू टाइप का सवाल है, थ्योरम बेस्ड है। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो आपको ये वाली थ्योरम यूज करनी है, दैट ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन लाइक दिस, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जहां पर ये आपका सिमेट्रिक वाला पोर्शन है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहां पर ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पोर्शन है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये उठाना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को ऐड करके आधा कर देना है, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक पोर्शन। फिर सेम चीज करनी है, ट्रांसपोज निकालना है, सब्ट्रैक्शन लेना है और 2 से भाग कर देना है, ये आपका हो जाएगा बेटा स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन। बस ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना बेटा। आप लोग यहाँ पे चालू कैसे करोगे, सबसे पहले ये थ्योरम को मेंशन करोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, आप ये वाला पार्ट निकालोगे पहले, फिर बोलोगे देखो ये रहा मेरा क्या सिमेट्रिक पार्ट, फिर ये वाला पार्ट निकालोगे और बोलोगे देखो ये रहा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, और फिर जब दोनों को ऐड करके
आप दिखाओगे कि ये फाइनल ए के बराबर आ रहा है, तब जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, हाँ जी। एक बारी अब ये एक बारी मैट्रिक्स मेथड, इसको वैसे क्रेमर्स मेथड कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इसको ax इज इक्वल टू बी वाले फॉर्मेट में लेके जाओगे। ए क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे जो तुमको एक्स वाई जेड के आगे कोफिशिएंट दिख रहे हैं, फटाफट से बताओ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो x के आगे 1 है, y के आगे -2 है, z है ही नहीं। सेकेंड इक्वेशन देखो, 2x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये 2 -1 -1। यहां पे देखो x नहीं है तो 0, y के आगे -2, z के आगे 1। इसके आगे लगता है बेटा क्या, अपना वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन है, x y z। दिस विल बी इक्वल टू बी। कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट होते हैं जो राइट हैंड साइड पे तुमको नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, 10 8 7। अब बेटा सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, तुमने सारी की सारी कंडीशनिंग वगैरह पढ़ी होगी। ठीक है, उसके लिए मैंने तुमको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तुम लोग वहां से रिवाइज भी कर सकते हो। तुमको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूरे के पूरे क्लास 12 मैथ्स के फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तुम लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब तुमको यहां से पता है कि यार यहां से अगर मेरे को सॉल्व करना है, ये वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके बराबर होता है बेटा, a इनवर्स b। तो मतलब a इनवर्स तक पहुंचने का है। और इनवर्स कब निकाला जा सकता है, अगर तुम्हारा जो ये a मैट्रिक्स है, a का इनवर्स निकालना है, तो मतलब जो a मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका डिटर्मिनेंट चेक करना। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, क्या करोगे, इसका तुम डिटर्मिनेंट चेक करोगे। अब डिटर्मिनेंट चेक कर लो फटाफट से, तो ये हो जाएगा बेटा 1 और -1 और -2 -3। ठीक है, फिर यहां पर माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2, और फिर ये तो 0 ही चला जाएगा। एक बारी पहला वाला और देख लो, 1 के अंदर क्या आएगा -1, और फिर यहां पर आएगा -2, है ना, -3 आ रहा, सही है। तो ये हो जाएगा -3 + 4 1 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस यहां पर आपका a इनवर्स निकालना पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे आपके यूनिक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब बस आपको a इनवर्स निकालना और b से मल्टीप्लाई कर देना है। a इनवर्स किसके बराबर होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आप लोगों को सबसे पहले यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर पूरा सवाल करा दो। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं मैं तुमको सारी चीजें बता रहा हूं, तुम लोग इसको लेकिन खुद से सॉल्व कर देना। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता बेटा, तुम लोग यहां से माइनर के आगे साइन पुट करते चले जाओगे। ठीक है, जैसे तुम लोग 1 का अगर कोफैक्टर निकालना चाहते हो तो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करो इन चारों से बनता हुआ। तो ये तुमको क्या मिलेगा, -1 माइनस ऑफ -2, तो यानी कि माइनस ऑफ +2, तो ये हो जाएगा -3। तो इसका जो माइनर है वो -3 है, लेकिन ध्यान रखना साइन लेना पड़ता है कोफैक्टर में। और साइन किस तरीके से चलता है ये भी सर ने तुमको बताया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब इसका जो माइनर है उसके आगे प्लस ही लगना था, तो मतलब यहां पर तुम्हारे पास जो तुमने अभी माइनर निकाला था दैट इज -3, वही तुम्हारा यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स में आ जाएगा। फिर इसका तुम लोग क्या करोगे, माइनर निकालोगे, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, तो दो लेकिन माइनस साइन के साथ, तो इसका कोफैक्टर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, -2। ऐसे कर करके तुम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाओगे जिसको बोलोगे ना दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर क्या करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मारोगे तो तुमको एडजॉइंट मिलेगा। एडजॉइंट मिलने के बाद बेटा तुमको बस कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट a जो कि तुमने निकाल ही दिए डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। फिर उसको b से मल्टीप्लाई करना है और तुमको फिर तुम्हारे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लंबा मेथड है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी में ऐसे 2-3 सवाल एग्जांपल्स में देख लेना कि भाई फाइनल तक सॉल्व कैसे करते हैं। पूरा का पूरा तरीका मैंने बता दिया, बस पूरा सॉल्व नहीं करवाया लेकिन तरीका बता दिया।
अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, फाइंड द ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू दिस। सारी वेराइटी तुम लोगों को दिखा रहा हूं मैं, जो भी बन सकती है। शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो बेटा देखो, अगेन प्रूविंग वाला सवाल है। सबसे पहले अगर ए इनवर्स निकालना है तो कब पॉसिबल होगा, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं। तो सबसे पहले तो आप यहां पे डिटर्मिनेंट चेक करोगे, फिर क्या करोगे बेटा, इसका एडजॉइंट निकालोगे और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। एडजॉइंट निकालना आ गया, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज मारा जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स माइनर की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बड़े प्यार से बना लोगे। और 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये वाला साइन कन्वेंशन याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब यहां पर जो भी माइनर आएगा उसको प्लस साइन के साथ, यहां पर जो भी माइनर आएगा उसको माइनस साइन के साथ, यहाँ पे जो भी इसका माइनर आएगा उसको प्लस साइन के साथ। तो इस तरीके से आप लोग पुट करते चले जाना कोफैक्टर मैट्रिक्स में। अब ये इसका सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा कि ए इनवर्स इसके बराबर प्रूव करो। तो बेटा देखो, कुछ नहीं करना, यहां से तुम पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर 3i ऐसे करोगे, ठीक है, 3i करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे और एंड में दिखाओगे कि देखो ये वही आ रहा है जो ये आया था, और बाद में ऐसे ताली बजा के खुश हो जाओगे, हे प्रूव हो गया। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज हो रहा होगा। इस प्रोडक्ट को यूज करना है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर आ रहा है तो उसको ax इज इक्वल टू बी में लिख लो, पहले समझ आ जाएगा कि सारा का सारा गेम बेटा इसका होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, सारा का सारा गेम। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अच्छे से ना थोड़ा सा निहार दो पहले। तो यहां पर आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसा दिखेगा बेटा, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। यहां पर आएगा आपके वेरिएबल्स x y z, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स 4 9 एंड 1। अब देखो, जो आपको दोनों के दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, उसमें जो ये सेकंड वाला मैट्रिक्स है वही नहीं है ये। तो आपका जो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वही आपको यहां दिख रहा है, मतलब ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है वो ए है। अब आप एक बार ना इनका मल्टीप्लीकेशन करो, देखो आपको क्या मिलेगा, -4 + 4 + 4 × 2, -4 + 4 0 हो गया, +4 × 2 8। इसको सेकंड कॉलम के साथ माइनस इंटू माइनस, +4 -8 +4 -4 -4 सॉरी -4 × -1 +4 -8 +4। तो 4 + 4 8, 8 - 8 है 0, -4 -8 -12 +12, -12 + 12 इज 0। ठीक है, इसको उठाओ और इसको उठाओ, -7 + 1 -6 + 6 0। इसको उठाओ इसके साथ, ठीक है। तो अब यहां से क्या मिलेगा, -7 × -1 +7 -2 मतलब 5, है ना, +7 और फिर -2, +7 -2 इज 5, 5 + 3 × 1 यानी कि 5 + 3 इज 8। तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया, 8 0 0 0 8 0 ऐसा बनेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो ऐसा बनेगा। अब देखो ध्यान से, अगर तुम यहां पर ये चीज ऑब्जर्व कर पाते हो कि तुम्हारा जो ये है इंसान है यहां पर, ठीक है, अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो एक बारी, क्योंकि यहां पर तुमको ना यूजुअली क्या होगा, या तो ये प्रोडक्ट तुमको सीधा ही आई के बराबर दिख जाएगा, तो तुमको समझ आ जाएगा कि जो दूसरा वाला है ना वो इनवर्स के बराबर है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको b बोल दूं तो b × a तुमको कुछ ऐसा दिख रहा है, 8 आएगा। यहां से मेरे को हिट कर रहा है कि यार मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, a × एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a × a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a × i। तो थोड़ा सा वो वाला यहाँ पे मेरे को झलक दिख रहा है, तो इसलिए मैं डिटर्मिनेंट के पास जा रहा हूं कि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करता हूं। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे बच्चा, तो आप लोग देखना आपको 8 के बराबर मिलेगा। तो आपको इस प्रोडक्ट से क्या चीज मिल रही है कि b × a आपको ऐसा दिख रहा है,
यानी कि जो ये बी है ये और कुछ नहीं है बल्कि एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स आपको मिल चुका है तो क्या अब इनवर्स निकालने में दिक्कत होगी क्या बाबू? तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स डी। ए इनवर्स की जगह क्या डलेगा? दिस डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस। काम खत्म, यही सलाह। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा बेटा तो इसी तरीके से आ सकता है, या तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए, या फिर आपको ये दिखेगा ऐसा ए इनवर्स ए टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। यही दो केसेस यहां पर आते हैं। अब बेटा आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा, दूसरी वर्ड प्रॉब्लम आप अपने आप से एज होमवर्क करेंगे। इसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। चलो ये वाले वर्ड प्रॉब्लम पर आराम से बढ़ते हैं। टू रेज मनी फॉर एन ऑर्फनेज, और यही सब चीजें बेटा अगर उसको केस बेस में बनाना हो, 4 नंबर का सवाल मुश्किल आता है इन दोनों चैप्टर से, फिर भी बनाना हो तो ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। मुश्किल है मतलब मान के चलो 5% चांसेस हैं, उससे भी कम। To raise money for an orphanage, students of 3 schools A, B, and C organized an exhibition in their locality, okay, where they sold paper bags, okay, scrapbooks, okay, pastel sheets made by them using recycled paper at this and this rate, okay. स्कूल ए ने 25 पेपर बैग बेचे, 12 स्क्रैप बैग, 34 ये। स्कूल बी ने ये स्कूल सी ने ये। यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय ईच स्कूल। तो देखो यार आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे इमेजिन करनी पड़ेगी, कैसे आप उसका यूज करोगे। सबसे पहले देखो स्कूल ए के सारे आइटम यहां पे ना मेंशन कर दो। स्कूल ए ने 25 पेपर बैग बेचे हैं, ठीक है, 12 ये बेचे हैं और 34 ये बेचे हैं। स्कूल बी ने 22 ये बेचे हैं, 15 ये बेचे हैं, 28 ये बेचे हैं, ठीक है। कॉलम वाइज आप उनको मेंशन कर दोगे लिस्ट को। और आपके स्कूल सी ने बेटा 26 ये बेचे हैं, 18 ये बेचे हैं और 36 ये बेचे हैं। अब देखो यहां पे ना मेंशन करना कि ये स्कूल ए को डिनोट कर रहा है, ये स्कूल बी को, ये स्कूल सी को। कॉलम वाइज ये चीज डिनोट कर रही है बेटा, सबसे पहले क्या था, पेपर बैग्स को, टीबी को। ये डिनोट्स कर रही है स्क्रैप बुक्स को, और ये डिनोट कर रही है पेस्टल शीट्स को। तो ऐसे चीज लिखना, कॉलम वाइज मेरे आइटम्स हैं और रो वाइज मैंने स्कूल ने जितना जितना बेचा वो लिख दिया। अब अमाउंट बनेगा ऐसे, यहां पर एक आएगा बेटा तुम्हारा प्यारा सा वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि ये 3/3 है तो यहां पर तुमको क्या चाहिए, 3/1 चाहिए, है ना। जब भी कंफ्यूजन हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा लगा लेना। तो यहां पर तुम लोग प्राइसिंग लिख दो 20, 15, 5, बस इनको मल्टीप्लाई करना और तुमको आंसर मिल जाएगा। फाइंड द टोटल अमाउंट रेज्ड, तो यहां पर हो जाएगा स्कूल ए का अमाउंट, यहां पर स्कूल बी का अमाउंट मिलेगा, यहां पर स्कूल सी का अमाउंट मिलेगा। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क सवाल है बेटा। बस जो मैंने ललकार सीरीज में सवाल कराया, अगर तुमने इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से समझ लिया, सारी प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लिया, सारे टाइप के सवाल देख लिए, 10 नंबर शॉर्ट मिल जाएंगे। बस इसके साथ सुपर 500 में तकरीबन इन दोनों चैप्टर से कुछ 70-80 सवाल और होंगे। ये 70-80 सवाल और कर लो, और यहां पर भी मैंने 40 सवाल कराए हैं, तुम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन 40 सवाल हमने कर दिए हैं। तो अगर तुम ये 100 से 110 सवाल इन दोनों चैप्टर के कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता बेटा तुमको ये 10 नंबर लाने से। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुमको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, बहुत ही इकोनॉमिकल है, लेकिन तुम लोगों की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगी। अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, कोई चीज में क्लैरिटी लानी है, वन शॉट देखो गगन सर के, प्रैक्टिस करना है तो ललकार से पीवाईक्यूज और सुपर 500 से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पेंडिंग है वो यहां से कवर हो जाएंगे। दैट इज मोर देन इनफ। अब नेक्स्ट ललकार सीरीज में जो पार्ट आएगा, मैं सोच रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस कवर करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट में रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी रह जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा 8 से 10 दिन के अंदर मैं अपनी वन शॉट की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूंगा, ललकार सीरीज की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हारे रॉकी भाई आएंगे मैथ्स विद रॉकी भाई लेके, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, मजे करेंगे। जय हिंद।